गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पिछले वीडियो तक हमने पार्ट 2 के अंदर द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विस्तार से बात कर ली थी, जिसमें हमने जो डीएनए की स्ट्रक्चर थी द्विकुंडली, वो स्ट्रक्चर जो है हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ी थी। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर आपने पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखा है। इसके अलावा हमने द्विरज्जुकीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला है उसकी बात की थी। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड था और ये हमारे पास दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला था। ये तो 5' से 3' था और ये 3' से 5' था। यहाँ तक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ, जो मैंने कल भी आपको लास्ट में बताया था। सेंट्रल डोगमा की बात करते हैं, मूल सिद्धांत की बात जो है वो करते हैं। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, ठीक है, जिसे मूल सिद्धांत आप लोग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मूल सिद्धांत बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर आया हुआ भी है। देखिए, सेंट्रल डोगमा क्या कहता है। आणविक जीव विज्ञान जो मोलिकुलर बायोलॉजी है उसमें अगर बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? मोलिकुलर बायोलॉजी की। मोलिकुलर बायोलॉजी में क्रिक ने 1958 में मूल सिद्धांत जो है सेंट्रल डोगमा, इस पर अपना विचार जो है वो प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? क्रिक ने। क्रिक था और उसने 1958 में, कब? 1958 में जो है इस सिद्धांत पर अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए थे। अब वो कहना क्या चाह रहे थे? उनका कहना था कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव या आनुवंशिक सूचनाएं जो जेनेटिक्स जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं, जेनेटिक सूचनाएं जो होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात उनका बहाव जो है वो डीएनए से आरएनए में होता है। किस में होता है? डीएनए से तो आरएनए में होता है। डीएनए से किस में होता है? आरएनए में होता है। और आरएनए से किस में होता है? प्रोटीन्स के अंदर होता है। आरएनए से किस में होता है? प्रोटीन में होता है। और एक दिशा में होता है। जैसे ये डीएनए है तो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, ये एक ही दिशा में जो है इन आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं इनका बहाव जो है वो होता रहता है। इस सिद्धांत को ही आणविक जीव विज्ञान के अंदर सेंट्रल डोगमा सिद्धांत कहा गया। समझ गए? अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि सेंट्रल मूल सिद्धांत हो गया, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक सूचनाएं किस प्रकार से आगे चलती रहती हैं, तो वही ये सिद्धांत जो है सेंट्रल डोगमा बताने की कोशिश कर रहा है। अर्थात डीएनए हो गया और डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए में जाती हैं। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में जाना अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। ये एक बात ध्यान में रखना, क्या कहलाता है? अनुलेखन जो है वो कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इसको बोला जाता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया, और आरएनए भी कौन सा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। ओके, अब आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से किस ओर जाएगा? जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन या आनुवंशिक सूचनाएं वो जाएंगी प्रोटीन में। इसको बोला जाता है अनुवादन। इसको क्या बोला जाता है? अनुवादन। तो एमआरएनए से प्रोटीन की ओर आनुवंशिक सूचनाओं के जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन जो है वो कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो ये था आपके सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत में अगर बात करें तो ये तो डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन, इसे तो बोल देंगे हम लोग सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे डीएनए की प्रतिकृति होती है। क्या होती है? प्रतिकृति।
इसके बाद में बात करते हैं प्रतिकृति को हम आगे समझेंगे, डीएनए किस प्रकार से अपने जैसे डीएनए का निर्माण जो है वो कर लेता है, उसको हम बात आगे करेंगे। अब देखिए नोट के अंदर आपको एक बात बताता हूँ मैं महत्वपूर्ण, कि दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का तो नाम था टेमिन और एक का नाम था बाल्टीमोर। ठीक है, एक तो टेमिन नाम का वैज्ञानिक था, एक बाल्टीमोर का नाम का वैज्ञानिक था। इन्होंने ट्यूमर विषाणु पर कार्य किया। कौन से विषाणु पर? कैंसर वायरस पर, ट्यूमर वायरस पर इन्होंने कार्य किया और इन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन इन्होंने अध्ययन किया टेमिन और बाल्टीमोर ने कि ट्यूमर वायरस के अंदर आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए से क्या होता है? डीएनए का निर्माण होता है। तो ऊपर वाले और इसमें तो अंतर हो गया, अर्थात आरएनए से किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। अर्थात इन्होंने इस सूचना को विपरीत प्रवाह कहा। क्या नाम दिया इन्होंने? विपरीत प्रवाह जो नाम है वो दिया। या इन सूचनाओं को क्या बोला जाता है? विपरीत अनुलेखन बोला जाता है, क्योंकि उल्टा अनुलेखन हो रहा है ना। हमने अनुलेखन किसे कहा था? कि जिसमें सूचनाएं डीएनए से किस में आती हैं? आरएनए में। लेकिन इस ट्यूमर वायरस के अंदर आरएनए से सूचनाएं किस में जाती हैं? डीएनए में जाती हैं। तो विपरीत प्रवाह हो रहा है, सेंट्रल डोगमा सिद्धांत के अनुसार नहीं हो रहा है, विपरीत प्रवाह हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? विपरीत अनुलेखन बोलेंगे। इसे टेमिनिज्म भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेमिनिज्म। तो प्यारे बच्चों ये शब्द भी आप लोग याद रख लेना, इसे टेमिनिज्म जो है वो भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपका सेंट्रल डोगमा सिद्धांत जो है वो पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और समझना भी बहुत जरूरी है। परीक्षा के अंदर इससे संबंधित कई बार प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। देखिए तो डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। देखिए क्या होता है डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। डीएनए कुंडली का पैकेजिंग बच्चों अगर हम लोग बात करें तो देखिए दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, आप लोगों को पता है, 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किन्हें बोला जाता है? जिनमें जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, अर्थात उसके चारों ओर झिल्ली नहीं होती है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, अर्थात केंद्रक स्पष्ट पाया जाता है। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, डीएनए जो है वो फैले हुए नहीं रहते हैं कोशिका के अंदर या केंद्रक के अंदर, ये पैकिंग के रूप में पाए जाते हैं। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैक के रूप में पाए जाते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो वही इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि किस प्रकार से ये जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर हम लोग ई कोलाई की बात करते हैं, ठीक है, तो ई कोलाई में जो स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, फिर भी देखिए ये कोशिका है, मान लीजिए इसका केंद्रक है वो स्पष्ट नहीं है, ये केंद्रक द्रव्य है, स्पष्ट नहीं है, फिर भी केंद्रक में उपस्थित जो डीएनए है वो कोशिका के अंदर फैला नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? कोशिका के अंदर फैला नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? फैला नहीं रहता है तो डीएनए जो है वो एक स्थान पर बंधा हुआ रहता है, अर्थात पैकेजिंग के रूप में होता है। यही टॉपिक हम समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। डीएनए जो है वो कुछ प्रोटीन से बंधकर एक जगह पर स्थित रहता है। किससे जुड़कर? प्रोटीन से जुड़कर। स्टोन प्रोटीन होती है वो अभी बता देता हूँ, आगे बात करने वाले। प्रोटीन से जुड़कर वो क्या रहता है? एक जगह पर स्थित रहता है और उसे बोला जाता है केंद्रकाभ। केंद्रकाभ या फिर प्यारे बच्चों आप लोग उसे न्यूक्लियोइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूक्लियोइड जो है वो बोल सकते हो केंद्रकाभ, या फिर उसे क्या बोला जा सकता है? न्यूक्लियोइड जो है वो बोला जा सकता है।
बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो केंद्रक है वो स्पष्ट होता है। स्पष्ट होने के कारण उसके अंदर ही क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो रहेगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक्स के अंदर जो डीएनए की कुंडली की पैकेजिंग की बात करें तो वो अधिक जटिल होता है। क्या होता है? अधिक जटिल होता है। अगर बात करें क्रोमोसोम या गुणसूत्र में इस डीएनए की व्यवस्था या पैकेजिंग के बारे में, तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो था कॉर्नबर्ग, एक तो था कॉर्नबर्ग, और एक आपके दूसरा वैज्ञानिक जो था वो था थॉम्स। इन्होंने 1974 के अंदर, कब? 1974 के अंदर किसके बारे में बताया था? कॉर्नबर्ग एवं थॉम्स ने 1974 में जो डीएनए की व्यवस्था होती है उसके बारे में बताया था। इन्होंने बताया था, क्या बताया वो, उसकी बात अभी हम लोग जो है वो करने वाले हैं कि इन्होंने अपने विचार जो है वो किस प्रकार से प्रस्तुत किए थे। डीएनए की पूरी लंबाई में अनेक जो है वो ऋणावेशित स्थल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए जो होता है ना, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी हम विस्तार से बात कर चुके हैं पीछे वाली वीडियो में। इसमें पूरी लंबाई में अनेक जो हैं वो कौन से स्थल होते हैं? ऋणावेशित स्थल होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात एक तो ये है। दूसरी बात अगर बात करें तो इन ऋणावेशित स्थल जो होते हैं डीएनए के, इन ऋणावेशित स्थलों से और इन्हीं ऋणावेशित स्थलों पर धनावेशित प्रोटीन के अणु जुड़े हुए रहते हैं। और वो प्रोटीन मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, कौन सी प्रोटीन? स्टोन प्रोटीन। और ये क्या होती है? धनावेशित। ध्यान से सुनो फिर से कि डीएनए के पैकेजिंग के बारे में इन वैज्ञानिकों ने क्या बताया। डीएनए के अंदर कौन से स्थल होते हैं? ऋणावेशित स्थल। स्टोन प्रोटीन उनसे जुड़े हुए रहते हैं। स्टोन प्रोटीन क्या होती है? धनावेशित होती है। ठीक है, डीएनए तथा प्रोटीन के इस मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। भाई साथ में डीएनए है प्लस स्टोन प्रोटीन हो गई, तो ये इस प्रकार से जुड़े हुए जो रहते हैं, इस मिश्रण को जो है क्रोमेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमेटिन। या फिर इस अवस्था को न्यूक्लियोसोम भी बोल सकते हो। ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम का मतलब, जो सोम मतलब जो डीएनए है उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? स्टोन प्रोटीन जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। न्यूक्लिक अम्ल के साथ अन्य संरचना प्रोटीन जो है जुड़ी रहती है, उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम या फिर क्रोमेटिन कहा जाता है। इस क्रोमेटिन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें माला के गोल दाने की तरह बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। माला के गोल दाने की तरह, इस प्रकार से गोल दाने की तरह क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। जो क्या रहती हैं? एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित रहती हैं। और इन्हीं संरचनाओं को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसोम जो है वो कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियोसोम जो है वो 4 स्टोन प्रोटीनों का बना हुआ होता है। कितने? 4 स्टोन प्रोटीनों का बना हुआ होता है। 4 स्टोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन इन स्टोन प्रोटीनों का अष्टक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टोन प्रोटीनों का अष्टक पाया जाता है। स्टोन प्रोटीन तो 4 होती हैं। एक तो होती है H2A, एक होती है H2B, और एक होती है H3, और एक होती है H4। H2A, H2B, H3, H4, इस प्रकार से 4 स्टोन प्रोटीन होती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो अष्टक के रूप में होती हैं, अर्थात प्रत्येक के 2-2 अणु पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टोन प्रोटीन के कितने अणु पाए जाते हैं? 2-2 अणु पाए जाते हैं। और ये स्टोन प्रोटीन जो है, जो अष्टक बनता है स्टोन प्रोटीन का, इसके चारों ओर जो डीएनए है वो लगभग 1.25 चक्कर के रूप में व्यवस्थित रहता है। लगभग 1/3/4 चक्कर के रूप में इनके चारों ओर क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है या लिपटा हुआ रहता है। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें
किस प्रकार से ये लिपटा हुआ रहता है उसकी अगर बात करें तो आप लोग देखिए, जैसे बात करते हैं, अभी देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम। ये जो है स्टोन अष्टक होता है, ये क्या है, स्टोन अष्टक है। क्या हो गया, स्टोन अष्टक है। स्टोन अष्टक जो होता है इसके चारों ओर डीएनए लिपटा रहता है। उससे पहले आप लोग सुनिए, डीएनए दो न्यूक्लियोसोम आपस में अगर जुड़ते हैं, जुड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। भाई दो न्यूक्लियोसोम आपस में अगर जुड़ते हैं तो उन जोड़ने वाले डीएनए को क्या बोला जाता है, लिंकर डीएनए कहा जाता है। लिंकर का मतलब जोड़ने वाला डीएनए कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम, ये क्या हो गया न्यूक्लियोसोम, इसके बाहर एक एच स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एच स्टोन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। इस प्रकार से एक एच स्टोन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है, H1। कौन सी, H1 स्टोन प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। H1 स्टोन प्रोटीन को लिंकर स्टोन भी कहते हैं। ये H1 जो होती है इसको लिंकर स्टोन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये H1 स्टोन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अष्टक होता है, स्टोन अष्टक होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें अब कि डीएनए किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो लगभग 2.25 चक्कर के रूप में इसके चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, लगभग 1 से 3/4 चक्कर के रूप में। देखिए तो इस प्रकार से ये देखिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे की बात करें तो ये, ठीक है, ये हो गया। ये लीजिए, ये आपके डायग्राम जो है वो तैयार हो गया है। ये किसका डायग्राम है, ये न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, न्यूक्लियोसोम का। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए न्यूक्लियोसोम को चित्र सहित समझाइए, तो आपको इसके बारे में, डीएनए पैकेजिंग के बारे में पूर्णतया पूरा बताना होता है, साथ में ये डायग्राम में मैं एक बार नाम जो है वो भी लिख देता हूँ। ये क्या था, जो चक्कर बनाया था, ये स्टोन अष्टक था। क्या था, स्टोन अष्टक। ये क्या है, लिपटा हुआ रहता है जो डीएनए है। ठीक है, ये हमने क्या बनाया था, H1 स्टोन। क्या बनाया था, H1 स्टोन। तो ये आपके किसकी संरचना हो गई, न्यूक्लियोसोम की संरचना जो है वो हो गई। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो डीएनए की पैकेजिंग जो है वो केंद्र के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियोसोम के बाहर एक H1 स्टोन होती है, जबकि अष्टक जो होता है वो 4 स्टोन प्रोटीनों का बना हुआ होता है, जिनके दो अणु होते हैं, इसलिए इसको अष्टक बोला जाता है। 8 स्टोन प्रोटीन टोटल हो जाती है। अब बात करें तो न्यूक्लियोसोम को एक एंजाइम होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। इसके द्वारा क्या है, अलग भी किया जा सकता है। इसके द्वारा उसे क्या किया जा सकता है, अलग भी किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें कुंडलन द्वारा, ये लंबा डीएनए अणु जो है वो छोटे से गुणसूत्र में व्यवस्थित रहता है। इस प्रकार से कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में ये किसका निर्माण कर लेता है, गुणसूत्र का निर्माण कर लेता है। किसका, गुणसूत्र का निर्माण जो है वो कर लेता है। अगर हम लोग उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए बात करें तो उसके लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उच्च स्तर पर डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं या क्रोमेटिन के पैकेजिंग की बात करते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना, अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। और उस अतिरिक्त प्रोटीन को बोला जाता है नॉन स्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन, अर्थात शॉर्ट में बोला जाता है एनएचसी प्रोटीन। क्या बोला जाता है, एनएचसी प्रोटीन जो है वो बोला जाता है। ठीक है, नॉन स्टोन, नॉन का मतलब गैर, स्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, हिंदी में ये बोल सकते हो नॉन स्टोन
क्रोमोसोम, प्रोटीन का मतलब गेर, स्टोन, गुणसूत्रीय प्रोटीन, ये साथ में जोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें उस स्तर पर, अगर क्रोमेटिन के पैकेजिंग की बात करें तो उसके लिए ये एक अलग से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दो शब्द है, एक तो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोनों शब्दों को आप लोग समझो क्या है। एक तो है यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। दूसरा शब्द है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए, अगर यूक्रोमेटिन, क्रोमेटिन के दो भाग हैं इसमें, एक यूक्रोमेटिन और एक हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की अगर बात करें तो ये केंद्र के कुछ स्थानों पर जो क्रोमेटिन उपस्थित, ऐसे क्रोमेटिन जो हल्के अभिरंजित होते हैं। कैसे अभिरंजित होते हैं भी? ऐसे क्रोमेटिन जो हल्के अभिरंजित होते हैं या फिर ढीले रूप से बंधे हुए रहते हैं, टाइट नहीं होते हैं, बिल्कुल लूज होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन की बात करें तो ये गहरे या गाढ़े अभिरंजित होते हैं और टाइट ये बंधे हुए रहते हैं। क्या बंधे हुए रहते हैं? टाइट जो है वो बंधे हुए रहते हैं, या बोल सकते हैं अच्छे ढंग से बंधे हुए रहते हैं और गहरे अभिरंजित होते हैं। तो गहरे अभिरंजित व अच्छी तरह से बंधे हुए क्रोमेटिन को तो हेटेरोक्रोमेटिन, हल्के अभिरंजित होते हैं उन्हें यूक्रोमेटिन, और ढीले बंधे हुए रहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने दो टॉपिक किए। एक तो किया हमने सेंट्रल डोग्मा, किसकी बात की? सेंट्रल डोग्मा की बात की। दूसरा जो आज हमने बात की डीएनए कुंडलन पैकेजिंग की बात की। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, आनुवंशिक पदार्थ की खोज, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स की बात जो है वो करेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कैसे पता चला? ठीक है, इसके बारे में किन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया, किस प्रकार से प्रमाण जो है इसके रहे हैं, उनकी बात जो है हम आगे वाले वीडियो के अंदर